नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन में। अपन ने अभी क्या देखा था कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में मिलके ब्लड के थ्रू कहाँ चली जाती है, टिश्यू में चली जाती है, और टिश्यू में क्या हो जाता है, इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है। तो अभी अपन देखते हैं कि इस डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें अपन सबसे पहला देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन ने क्या देखा था, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा था तो उस टाइम क्या हो रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब टूट रहा था, जब ऑक्सीजन का लेवल क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था और क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में आ गया और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कम होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको अपन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से भी इसको देखते हैं। एक कर्व ड्रॉ करते हैं अपन। ये इधर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन का परसेंटेज विथ O2। तो ये ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। ये जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, इसको अपन सिग्मॉइड इन शेप होता है, तो इस कर्व को अपन सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो भी बढ़ेगा एक पार्टिकुलर लेवल तक जाके, फिर वो क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इसमें अपन देखते हैं एक बोर इफेक्ट होता है, वो देखते हैं कि क्या होता है। इसमें अपन ने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और अगर CO2 के पार्शियल प्रेशर के साथ इस हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 20 mmHg, यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 60 mmHg। तो ये अपन इधर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है CO2 का, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। बोर इफेक्ट मतलब क्या होता है, हायर जब CO2 का जब कंसंट्रेशन हाई होता है तो उस टाइम क्या होता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या O2 डिसोसिएशन कर्व है ये क्या करता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर अपन देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर, pH और BPG। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और pH कम होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और BPG क्या है, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी होती है उसको क्या करता है, कम करता है। मतलब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये अपन ने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब अपन देखते हैं कि अपन ने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अभी अपन देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बॉडी की जो टिश्यू है वहाँ से ये कहाँ जाएगी, CO2 लंग्स में जाएगी थ्रू ब्लड कैपिलरीज। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 3 तरीके से होता है। प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है, ये 7% होता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है कार्ब अमीनो कंपाउंड के फॉर्म में, और ये कितना होता है, 23% होता है। और इसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और तीसरा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, और ये होता है 70% होता है। इसमें क्या होता है, ये CO2 वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ होता है, RBC में प्रेजेंट होता है, और ये इस रिएक्शन को सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में कंप्लीट कर देता है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस को जिंक की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो अभी अपन देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपन देखते हैं कि ये क्या है, ब्लड की RBC है, ये क्या है, प्लाज्मा है, और ये क्या है, इधर एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड है,
ये क्या है, प्लाज्मा है। ये अभी देखते हैं जो CO2 होती है वो क्या करती है, RBC में एंटर होती है और ये किसके साथ मिलती है, H2 के साथ मिलती है। और अभी अपन ने देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, अभी जो ये कार्बोनिक एसिड बना है ये H+ और HCO3- आयन में टूट जाएगा। और RBC में क्या होता है, एक बफर प्रेजेंट होता है KHP, तो ये H+ आयन की प्रेजेंस में ये क्या होगा, ये K+ आयन निकल जाएगा और ये H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, HHP बना लेगा। और ये H2CO3- आयन है, ये क्या करेगा, प्लाज्मा में आ जाएगा HCO3-। और प्लाज्मा में क्या होता है, NaCl होता है और NaCl क्या होगा, स्प्लिट होगा। और ये HCO3- जब RBC से बाहर प्लाज्मा में आया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये NaCl स्प्लिट होगा। और ये जो क्लोराइड आयन है वो क्या होंगे, RBC में एंटर करेंगे, पीछे बच जाएगा Na+ और ये HCO3- Na के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaHCO3 बना लेगा। और यहाँ पे अपन ने देखा ये KHP जो बफर था, ये इसमें से ये H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, ये K+ रिलीज हो जाएगा और ये हीमोग्लोबिन ये H के साथ, ये H+ के साथ ये हीमोग्लोबिन HHP बना लेगा। और ये जो Cl जो प्लाज्मा से बाहर अंदर आया वो K+ आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। तो ये अपन ने देखा CO2 सबसे पहले RBC में आई, वो वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, H+ और HCO3 आयन में कन्वर्ट होगा। और ये H+ की प्रेजेंस में ये जो RBC में बफर होता है KHP, उससे K+ आयन रिलीज होगा और ये हीमोग्लोबिन H के साथ जुड़ जाएगा। और ये HCO3- आयन है, ये बाहर कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। प्लाज्मा में NaCl प्रेजेंट होता है, तो ये NaCl स्प्लिट होके ये HCO3 बाहर आया, तो उसको अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये Cl- आयन अंदर आया और ये HCO3- Na के साथ जुड़ के NaCO3 बनाता है और ये Cl- अंदर आके KCl फॉर्म करता है। तो ये HCO3- के बाहर प्लाज्मा में जाने की वजह से जो क्लोराइड अंदर आया, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है हेम्बर्गर प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना कि क्लोराइड शिफ्ट और हेम्बर्गर प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए HCO3- का RBC से बाहर प्लाज्मा में आना और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन का अंदर शिफ्ट होना क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट या हेम्बर्गर प्रोसेस। अब अपन देखते हैं कि एल्वियोलाई में जब ये ब्लड पहुंचता है तो क्या होता है, ये जो HHB होते हैं, एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो HHB होता है, ये हीमोग्लोबिन ये हाइड्रोजन आयन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ये जब ऑक्सीजन को देखेगा तो ये बोलेगा कि मैं तो अब जाके ऑक्सीजन के साथ जोड़ूंगा और ये इस H+ आयन को रिलीज़ कर देगा और ये HP ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ये H+ आयन रिलीज़ हो जाएगा। और ये H+ आयन क्या करेगा, ये NaHCO3 वो स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होके वही HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3- और Na+ में स्प्लिट हो जाएगा। और ये H+ आयन हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा तो ये H+ HCO3 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। और ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, वाटर और CO2 रिलीज़ करेगा और ये CO2 लंग से बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। और ये अपन ने देखा कि ये जो Na+ रिलीज़ हुआ, ये Na+ ये जो क्लोराइड आयन है उसके साथ मिलकर वापस NaCl बना लेगा। तो ये जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, एल्वियोलाई में ये HCO3- के साथ ये H+ आयन जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना रहा है और उस कार्बोनिक एसिड पे क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वर्क करता है और वो H2 और CO2 रिलीज़ करता है। तो ये अपन ने देखा कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अभी अपन देखते हैं रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, तो मेडुला में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है और ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो रिदम होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। फिर दूसरा होता है पोन्स, इसमें क्या होता है, पोन्स में क्या होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है और इस नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, जो इनहलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है उसके बीच में क्या बनाए रखता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। एक्सहेलेशन और इनहलेशन के बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। और फिर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, एक तो एओर्टिक आर्क में होते हैं और एक कहाँ होते हैं, कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारी गर्दन में प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। उसमें क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। उस कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और एक एओर्टिक आर्क में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और मेडुला में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, और पोन्स में क्या होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में सबसे पहले अपन देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल जब अपन सांस लेते हैं तो उस सांस में कितनी एयर अपन अंदर इंस्पायर करते हैं और कितनी एयर अपन बाहर एक्सपायर करते हैं।
ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और ये कितनी होती है, 500 ml होती है। नेक्स्ट क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है। ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम के बाद में जितनी एयर हम इंस्पायर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है। फिर नेक्स्ट क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी होती है, 1000 ml से 1100 ml होती है। और ये क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, अपन इंस्पायर भी करते हैं, एक्सपायर भी करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम में जितना अपन एक्सपायर करते हैं उसके बाद में जितना अपन और एक्स्ट्रा एक्सपायर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में अपन जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपायर कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर फोर्थ है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ, और ये कितना होता है, 1100 ml होता है, 1100 से 1200 ml होता है। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो लंग्स में जो एयर बच जाती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अपन फोर्सफुली एयर को जब बाहर फेंकते हैं, योगा वगैरह करते हैं तो उसमें अपन करते हैं ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी क्या होती है, पूरा लंग खाली नहीं होता, उसमें कुछ एयर बच जाती है, कुछ रेजिड्यू बच जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये 1100 से 1200 ml होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एयर रिमेनिंग आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर फिफ्थ क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और ये कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपन जितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायर एयर को बाहर फेंकने के बाद में अपन कितना और एयर अंदर ले सकते हैं, तो वो कितने होते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल होती है, और टाइडल वॉल्यूम के बाद में और अपन एक्स्ट्रा कितना इंस्पायर कर सकते हैं, वो क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम अपन नॉर्मली कितना एक्सपायर करते हैं, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद में और एक्स्ट्रा अपन कितना एक्सपायर कर सकते हैं, तो ये क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद में क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद में अपन मैक्सिमम कितनी एयर और अंदर ले सकते हैं। अपन ने क्या किया, फोर्सफुली एयर को बाहर फेंका, और उसके बाद में अपन फोर्सफुली जितना अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम अपन इंस्पायर कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी की। अपनी लंग्स की इंस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ये कितनी होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में अपन कितनी मैक्सिमम एयर अंदर ले सकते हैं। फिर लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। और ये क्या होता है, टोटल जितनी एयर अकोमोडेट होती है एक फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद में, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। थैंक यू।